जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके 5वें पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग लैंगिक मसले और राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के बारे में हम देखेंगे कि राजनीति में कैसे यहाँ पे लिंग का जो महत्व है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये जो वीडियो है आज इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है, यानी कि आज यह चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। इससे पहले इसके 4 और पार्ट बने हैं, जिसके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे लैंगिक मसले और राजनीति। राजनीति में ये लिंग जो है इसकी क्या भूमिका होती है। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। जब हम इसका शुरुआत किए थे तो वो उसमें बताए थे कि सामाजिक विभाजन में 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसमें से एक था जाति, दूसरा था धर्म और तीसरा है यहाँ पे लिंग। तो हम लोगों ने जाति और धर्म के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पे जो लिंग है उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो कि राजनीति में अपनी भूमिका को निभाता है। लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। ये जो लिंग के आधार पे समाज में जो किया जाता है भेदभाव, वो हम लोग समाज के किसी भी क्षेत्र में देखें, ये असमानता हम लोगों को दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं वो राजनीति में करेंगे। राजनीति के अध्ययन में शायद ही हम इस बात की पहचान कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हर क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि सामाजिक असमानता पाया जाता है। साथ ही हम यहाँ देखेंगे कि राजनीति में कैसे यहाँ पे सामाजिक असमानता पाया जाता है, लिंग के आधार पे कैसे यहाँ पे असमानता पाया जाता है, कैसे भेदभाव किया जाता है। यहाँ हम स्त्री और पुरुष के जैविक बनावट की ओर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिका के बारे में विवेचना करेंगे। जब हम लोग यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यहाँ पे आगे जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे हम लोग स्त्री और पुरुष के जो जैविक बनावट है, जो प्राकृतिक बनावट है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इसके आधार पर जो समाज में नीति बनाए गए हैं, जो रीति रिवाज बनाया गया है, जो रूढ़िवादी विचारधारा हैं, उन्हीं सभी पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। लैंगिक विभेद पर आधारित सामाजिक विभाजन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे लिंग के आधार पे जो समाज में विभाजन है, जो भेदभाव है, वो हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग निजी क्षेत्र में भी देख सकते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, हम दोनों क्षेत्रों में हम इसको देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग को लैंगिक असमानता देखने को मिल जाता है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ही परिवार में यह भावना घर कर जाती है कि भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित होगी और उसकी पुष्टि श्रम के लैंगिक विभाजन से हो जाती है। अगर हम बात करें लैंगिक विभाजन की, ये सामाजिक जो विभाजन है, जो लैंगिक विभेद है, इसकी शुरुआत घर से ही होती है। जब घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे अगर लड़के का जन्म हो या लड़की का जन्म हो तो वहीं से यहाँ पे भेदभाव शुरू हो जाता है, ये असमानता शुरू हो जाता है। अगर घर में किसी लड़की का जन्म हुआ है तो उसका यहाँ पे उसी टाइम पे ये तय कर दिया जाता है कि ये लड़की आगे चल करके घर के काम को संभालेगी, बच्चों का लालन पालन करेगी, यही उसका मुख्य काम होगा, यही उसका एक तरह से यहाँ पे समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा ये तय कर दिया जाता है कि एक लड़की का काम इतना ही तक होगा। यह प्रवृत्ति कम हुए सभी परिवारों में देखा जा सकता है और ये जो विचारधारा है वो कोई एक परिवार में नहीं, बल्कि हम लोग अपने समाज में देखें तो हर परिवार में इस तरह के विचारधारा पाए जाते हैं कि लड़कियों का काम घर का जो भी घर गृहस्थी है वो उसको संभालना, बच्चों का लालन पालन करना, यही सब उनका काम होता है। यानी कि कुल मिलाकर के उनको 4 दीवारी के अंदर ही काम करना है। महिलाओं का कार्य क्षेत्र पर घर के अंदर तक ही सीमित रहता है, यानी कि यहाँ पे जब बच्चे का जन्म होता है, जब लड़की का जन्म होता है, उसी टाइम पे तय कर दिया जाता है कि उसका काम जो है वो घर के 4 दीवारी के अंदर तक ही सीमित रहेगा और यहीं से लैंगिक विभेद का जन्म होता है। उनका काम खाना पकाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई फराई करना, बच्चे को पालन पोषण करना, यही सब होगा। तो यहाँ पे हम लोग समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पे ये सभी काम के लिए एक महिला को ही यहाँ पे जिम्मेवार माना जाता है। एक महिला का ही ये ड्यूटी होता है कि वो घर में खाना बनाए, कपड़ा साफ करे, सिलाई फराई करे, बच्चों का पालन पोषण करे। तो इस तरह के ये विचारधारा यहाँ पे बनाया गया है, जो कि इसका जैविक आधार से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि
जो प्रकृति ने यहाँ पे पुरुष और महिला बनाया है, उसने कभी ये नहीं डिसाइड किया है कि कौन व्यक्ति घर का काम करेगा, महिला करेगी या पुरुष। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक सिद्धांत है, ये मनुष्यों द्वारा शुरू किया गया एक यहाँ पे रीति रिवाज है कि घर के जो काम हैं वो महिलाएं करेगी, बाहर का जो काम है वो पुरुष करेगा। तो इस तरह के यहाँ पे बनाया गया है। पुरुष भी इन कार्यों को भली भांति कर सकता है। अगर पुरुष चाहे तो जो भी काम है जो एक महिला करती है घर के अंदर, उसको पुरुष भी कर सकता है। लेकिन अगर पुरुष वर्ग के दिमाग में यह विचारधारा घर बना चुका है कि औरतों का जन्म ही इस कार्य को ही करने के लिए हुआ है, तो अगर पुरुष चाहे तो वो भी खाना पका सकता है, कपड़ा साफ कर सकता है, सिलाई फराई कर सकता है, बच्चों का लालन पालन कर सकता है। लेकिन पुरुषों के भी दिमाग में ये बात घर बना चुका है, पुरुषों का भी विचारधारा इस तरह का हो चुका है कि ये सब जितने सारे काम है वो एक महिला का काम होता है और ये काम महिलाओं को ही करना चाहिए। पुरुष वर्ग महिलाओं को यह तयशुदा सामाजिक भूमिका मानता है। पुरुष को मानना होता है समाज में कि ये जितने भी काम हैं ये काम एक महिला को ही करना चाहिए। परंतु काम के इस प्रकृति के लिए जहाँ पैसा चुकाया जाता है वहाँ मर्द खुशी खुशी इस कार्य को करते हैं। ऐसा कार्य करने में वो अपने को ही नहीं समझते। लेकिन यही काम कहीं बाहर करना हो जहाँ पे इसके लिए पैसा मिले तो वहाँ पे मनुष्य जो पुरुष है वो इसको खुशी खुशी कर लेता है, तब उसे किसी तरह के यहाँ पे आपत्ति नहीं होती है। जैसे कि अगर खाना ही बनाना हो तो हम लोग होटलों में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि खाना बनाने वाले पुरुष ही होते हैं और वहाँ पे उनको खाना बनाने का पैसा मिलता है। या जहाँ पे कपड़ा साफ किया जाता है तो वहाँ पे कपड़ा सफैया में भी यहाँ पे पुरुष लोग काम करते हैं। सिलाई फराई वाला भी जो बड़ा बड़ा काम है फैक्ट्रियों में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे पुरुष ही काम करते हैं। तो ऐसे में इन कामों के बदले पुरुषों को पैसा मिलता है और इस काम को करने में उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जब यही काम घर में करना होता है, घर में करना पड़ता है, तो उनके दिमाग में एक विचारधारा डाल दिया गया है कि घर में तो ये सब काम महिलाओं को ही करना चाहिए, ये उन्हीं का दायित्व है, ये काम उन्हीं के लिए बना है। तो इस तरह के यहाँ पे लैंगिक विभेद हम लोगों को अपने समाज में देखने को मिलता है। अगर वही मर्द अपने घर के अंदर बर्तन साफ करे, खाना बनाए और सिलाई फराई करे तो उसे लोग स्त्रैण की संज्ञा देने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर में ये सब काम कर रहा है, खाना बनाना, सिलाई फराई करना, ये सब अगर वही काम अपने घर में करने लगे तो उसको तो खराब लगता ही है। अगर कोई व्यक्ति कर भी ले तो लोग उनको स्त्री की संज्ञा देने लगते हैं, उनको अलग अलग नाम से पुकारने लगते हैं, उनका एक मजाक का पात्र उन्हें बना देते हैं। इस वजह से कुछ पुरुष अगर करना भी चाहें तो इस वजह से वो अपने घर के काम नहीं कर पाते हैं। समाज में उन पर छीन छिटकासी की जाती है, यानी कि उनके साथ हमेशा एक तरह से उनको मजाक का पात्र बना दिया जाता है। हम यह भी देखते हैं कि होटलों में खाना बनाने वाले अधिकांश पुरुष ही हैं और उसी प्रकार महिला पुरुषों की तरह घर की आवश्यकता के लिए बाहर से पानी भी लाती है। यहाँ पे कुछ मामले में हम लोग देखते हैं, जैसे कि अभी हम बताए थे कि होटल में खाना बनाना हो तो वहाँ पे ज़्यादातर तो पुरुष ही काम करते हैं, तो वहाँ तो इस तरह के विचारधारा नहीं रखा जाता है। लेकिन जब यही काम घर में किया जाता है तो उनको स्त्री की संज्ञा दे दी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे काम जो पुरुषों को करना चाहिए वो महिलाएं करती है, जैसे कि घर के बाहर से पानी लाना, जलावन के लिए लकड़ियाँ चुन करके इकट्ठा करके लाना, या खेतों में जो कार्य हैं तो खेत में भी महिलाएं मिल करके साथ में काम करती है। हालांकि इसके लिए उसे कीमत नहीं दिया जाता है। ये जितना भी काम है जैसे पानी लाना, जलावन इकट्ठा करना, खेतों में कार्य करना, तो जब वो अपने परिवार के साथ मिल के काम करती है तो इसके लिए उस महिला को किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कीमत नहीं दिया जाता है, यानी कि उनको इसके बदले में कोई रुपया पैसा वेतन नहीं मिलता है। फिर स्त्रियाँ किसी मध्यम परिवार में घरेलू कार्य करती हैं तो उसे कीमत दिया जाता है। लेकिन यही काम अगर वो महिला किसी मध्यम वर्ग में, मिडिल क्लास में या कहीं और जाके काम करे तो उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। कहने का अर्थ है कि जो भी काम यहाँ पे महिलाएं अपने घर में करती है उसके लिए उन्हें किसी भी तरह का यहाँ पे कीमत नहीं दिया जाता है, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। जबकि यही काम वो किसी और के घर में जाके करेंगी, किसी मिडिल क्लास या जो अपर क्लास के लोग हैं उनके घर में करेंगी तो उसके लिए उनको यहाँ पे वेतन भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। लेकिन घर के काम करने पर उनको किसी प्रकार का यहाँ पे वेतन नहीं दिया जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं दफ्तर जाती है। हम लोग देखें तो मिडिल क्लास, अपर क्लास की जो महिलाएं हैं वो लोग ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, उनको वेतन मिलता है। लेकिन हम लोग लोअर क्लास में देखें तो अभी ये प्रचलन में
नहीं आया है। लोअर क्लास की जो महिलाएं हैं अभी भी घर में रहती हैं, घर के ही कामकाज में, वही उसी चार दीवारी के अंदर वो कैद हैं, उसी के अंदर उनको जो भी करना है वो उसी के अंदर करती है। तो मध्यम वर्ग के जो महिलाएं हैं वो तो काम करने के लिए जाती है। यहाँ महिलाओं के बारे में एक सच्चाई तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू कार्य के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए जो अतिरिक्त कार्य करती हैं तो उसके ऐसे कार्य को ज़्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता है, उन्हें दिन रात काम करने का भी श्रेय नहीं मिलता है। तो यहाँ पे महिलाएं जो हैं अगर देखा जाए तो औसत रूप में महिलाएं पुरुष से ज़्यादा काम करती है। जो भी घरेलू कार्य होते हैं वो पुरुषों के काम से ज़्यादा महिलाओं के काम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो जो काम करती है उससे उनको किसी प्रकार का आमदनी प्राप्त नहीं होता है और इस वजह से उनके काम को मूल्यवान नहीं समझा जाता है, उनका कद्र नहीं किया जाता है। वो दिन रात काम करती है लेकिन उसका कोई श्रेय उनको नहीं मिलता है। तो इस तरह से हमारे समाज में एक तरह से महिलाओं के साथ लैंगिक विभेद यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। फिर भी अगर हम लोग आधुनिक काल में अगर बात करें तो महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज महिलाएं अपनी सोच बदल रही है और वो जो भी क्षेत्र हैं चाहे प्राथमिक हो द्वितीयक तृतीयक हर क्षेत्र में महिलाएं अपना यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवा रही है, यानी कि उसमें वो भाग ले रही हैं, अपना दिलचस्पी दिखा रही है। भारत की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोगों का आजीविका का मुख्य स्रोत जो है वो कृषि है। भारत में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पे ही डिपेंड है, यहाँ के लोग कृषि ही करते हैं। अब हम यहाँ पे जब भी कृषि में किसान शब्द का प्रयोग करते हैं तो किसान शब्द का प्रयोग करते ही हमारे मस्तिष्क पे जो चित्र बनता है वो एक पुरुष का बनता है, यानी कि जैसे ही किसान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमारे दिमाग में किसी पुरुष का ही तस्वीर आता है कि किसान मतलब पुरुष होता है। जबकि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो खेती किया जाता है, जो कृषि किया जाता है, उसमें जितना पुरुष का योगदान है उतना महिलाओं का भी योगदान होता है। दोनों मिल करके खेती करते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसान का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में एक ही चित्र बनता है और वो चित्र होता है एक पुरुष का। किसान मतलब कोई पुरुष होगा। तो इस तरह के यहाँ पे अगर देखा जाए तो शब्दों की रचना से लेकर के नीति निर्माण तक यहाँ पे हम लोग महिलाओं के योगदान को कमतर आंके हैं। चाहे कोई शब्द हो, शब्द में भी जैसे हम लोग किसान बोले तो किसान से हमारे दिमाग में किसी पुरुष का तस्वीर आ रहा है, हम मजदूर बोलें तो किसी पुरुष का तस्वीर आता है। उसी प्रकार से हम नेता बोलें तो किसी पुरुष का तस्वीर आता है, दिमाग में पुरुष का ही चित्र बनता है। तो वो कहें या नीति निर्माण जो भी हमारे देश के नियम व्यवस्था बनाए गए हैं सब कुछ में, यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में भी देखें तो हर जगह महिलाओं का योगदान है, लेकिन उनको कम में आंका गया है, उनको कमतर माना गया है और इस तरह से उनके साथ लैंगिक विभेद किया गया है, उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि आज कृषि का स्थिरीकरण हो रहा है। 1991 और 2001 में जब जनगणना किया गया था तो वहाँ के आंकड़े से पता चलता है कि इन बीते दशकों में ये जो 10 वर्ष के टाइम है, इस 10 वर्ष के समय में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जो कृषि क्षेत्र में काम हो रहे हैं उसमें महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि महिला ज़्यादातर संख्या में यहाँ कृषि से जुड़ने का कार्य कर रही है। इन बातों की पुष्टि निम्नलिखित आंकड़ों से हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी पुष्टि कैसे होता है। पहला कि कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है, यानी कि यहाँ पे अगर कृषि कार्य में टोटल 100 लोग लगे हुए हैं तो उसमें से 40 महिला भी काम में लगी हुई होती है, यानी कि लगभग यहाँ पे कृषि क्षेत्र में आधा महिलाओं का योगदान है। लेकिन फिर भी महिलाओं को यहाँ पे कम में आंका जाता है, उनको उतना श्रेय नहीं दिया जाता है। तो कृषि कार्य के क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी जो है वो 40% की है। आज की तारीख में कुल पुरुष कामगारों में यहाँ पे देखा जाए तो 53% हैं पुरुष हैं और महिला यहाँ पे कामगारों में 75% कृषि क्षेत्र में शामिल है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र काम है उसमें से 100 पुरुष में से 53 पुरुष ही यहाँ पे कृषि से जुड़े हुए हैं, जबकि महिला 100 में से 75 महिलाएं कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। फिर भी हम लोग इनको कमतर में आंकते हैं, इनको उतना हम लोग श्रेय नहीं देते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कैसे महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। ग्रामीण महिला कामगारों में 85% महिला कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और यह विभिन्न तरह के यहाँ पे काम करती है। इस तरह हम यहाँ पे देख पाते हैं कि भारत के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र
कृषि में महिलाओं की भागीदारी कुछ कम नहीं है, बल्कि यहाँ पे पुरुषों की बराबरी के योगदान यहाँ पे महिलाएं निभा रही है। लेकिन यहाँ पे विडंबना ये है कि कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं को पुरुष के बराबर मेहनताना भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों मिल करके कृषि में बराबर का योगदान करके कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन समस्या एक ये है, विडंबना ये है कि फिर भी यहाँ पे महिलाओं को उतना मजदूरी नहीं मिलता है कृषि क्षेत्र में जितना कि एक पुरुष को मिलता है। उनको उतना श्रेय नहीं दिया जाता है कृषि क्षेत्र में जितना कि एक पुरुष को दिया जाता है। समाज में उनके प्रति नज़रिए में बदलाव नहीं आया है। आज भी समाज में लोग पुरुष जो है वो महिला को अपने से कम समझता है। प्रत्येक पुरुष अपने आप को महिला से ऊपर और महिला को अपने से नीचे समझता है, उसको अपने से कम में आंकता है। तो ये जो समाज का जो देखने का नज़रिया है वो अभी तक पूर्णतः बदला नहीं है। इस तरह के शोषण के विरुद्ध महिलाओं ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। खैर इसमें एक अच्छा ये चीज़ हुआ है कि आज की महिलाएं जागरूक हैं और इसके विरुद्ध वो लोग आवाज़ यहाँ पे उठाना शुरू कर दी है। और महिला प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के बराबर दर्जा प्राप्त करने हेतु यहाँ पे गोलबंद होना शुरू कर दी है। ये लोग एकजुट होकर के अपने मांग को रख रही है और एक पुरुष के बराबरी में आने का यहाँ पे भरपूर कोशिश कर रही है। महिला आंदोलन इसी कड़ी का एक सिलसिला है। तो यहाँ पे जो महिला आंदोलन चल रहा है, लोग जो यहाँ पे महिलाएं जो आंदोलन कर रही है वो आंदोलन ही इसीलिए चल रहा है ताकि वो पुरुषों के बराबरी में अपने आप को खड़ा कर सके। और वो अपने मांगों को रख रही है आंदोलन के जरिए और अपने मांग पूरा करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। वास्तव में सार्वजनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्र पुरुष के कब्जे में, अगर हम लोग बात करें तो आज भी जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं या निजी क्षेत्र की भी बात करें तो ये सभी क्षेत्र अभी भी पुरुषों के कब्जे में है, यानी कि यहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा है। यद्यपि मनुष्य जाति के आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। अगर बात करें हम लोग जनसंख्या में तो जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की जो भागीदारी है वो लगभग बराबर है। दोनों का आधे आधे का यहाँ पे भागीदारी है, जितनी भी जनसंख्या है दुनिया की जितनी भी आबादी है। लेकिन वही बात जब हम करते हैं सार्वजनिक जीवन में तो उसमें महिलाओं की भागीदारी एकदम नगण्य है, मतलब कि न के बराबर है। और राजनीति में तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो एकदम न के बराबर है, एकदम नगण्य माना गया है। पहले सिर्फ पुरुष वर्ग को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। अगर हम लोग पीछे की बात करें आज से 20 साल 25 साल 50 साल पहले की, तो पहले जो भी सार्वजनिक कार्य हैं उसमें सिर्फ यहाँ पे पुरुष ही शामिल होते थे। वोट देने का अधिकार भी पुरुषों को मिला हुआ था, चुनाव लड़ने का भी अधिकार पुरुषों को था, नौकरियाँ वगैरह जो भी करना है वो सभी अधिकार यहाँ पे पुरुषों को ही मिला हुआ था। सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी हेतु महिलाओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो यहाँ पे आज जो महिलाएं सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभा रही है वो ऐसे ही उन्हें नहीं मिला है। इसके लिए वो काफ़ी मेहनत की है, आंदोलन की है, लोगों से अपने मांग को छीनी है, उनसे अपने मांग को उनके सामने रखी है और तब जाकर के आज उनको कुछ हद तक सार्वजनिक जीवन में उनको हिस्सेदारी मिला है और आज महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भी अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। धीरे धीरे राजनीति में मुद्दे उठे और महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में अवसर प्राप्त होने लगा। तो यहाँ पे राजनीति में महिला को लेकर के मुद्दा उठाया जाने लगा और आज के समय में महिलाओं को भी राजनीति में यहाँ पे और सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान देने का एक मौका उन्हें मिला है। सबसे पहले इंग्लैंड ने सन 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। 1918 से पहले इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एक तरह से ये कहिए कि उनको सार्वजनिक जीवन में यहाँ पे भागीदारी, उसमें हिस्सेदारी, अपनी भूमिका निभाने का वहाँ पे अधिकार नहीं था। उन लोगों ने आंदोलन किया, अपने मांग को सरकार के सामने रखा और तब जाकर के 1918 में उन्हें वोट देने का अधिकार मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लैंगिक विभेद पाया गया है, किस तरह से लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। आगे है कि धीरे धीरे महिलाओं के वोट का अधिकार अन्य लोकतांत्रिक देशों में प्राप्त होने लगा। ऐसे हमारे भारत में तो जब संविधान बना था तभी ये मिल गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और आज जो उनको अधिकार मिला है वो धीरे धीरे मिला है। वो आंदोलन किए हैं, अपने हक की मांग किए हैं,
तब जाकर के उन्हें ये हक मिला है। वास्तव में लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। तो यहाँ पे जो महिलाओं को आज सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाने का जो मौका मिला है, उसमें राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। राजनीति ही वो चीज़ है, वो पहलू है जिसके मदद से महिलाएं अपने मांगों को दुनिया के सामने रखी और आज सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान निभा रही है। आज हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति देखते हैं। आज हम लोग किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पे हम लोगों को महिला मिल जाती है। हालांकि महिलाओं की संख्या पुरुष के तुलना में कम है, लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में महिलाएं यहाँ पे काम कर रही है, उनकी उपस्थिति वहाँ पे देखने को मिलती है। आज महिलाएं वैज्ञानिक बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, प्रबंधक बन रही है। आज महिलाएं कॉलेज जा रही है, विश्वविद्यालय में जा रही है, वहाँ पे शिक्षक की नौकरी कर रही है। तो हर तरह के यहाँ पे किसी भी हम क्षेत्र में चले जाएं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक किसी भी क्षेत्र में जाएं, हर क्षेत्र में अब हम लोगों को महिलाओं की उपस्थिति देखने को मिल रही है। और लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि जितना उनका योगदान होना चाहिए, जितनी उनकी संख्या होनी चाहिए, उतनी नहीं है। आज राजनीति में भी महिलाएं यहाँ पे अपना अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक जैसे जो भी काम हैं उनमें ये महिलाएं भी अपनी भूमिका निभा रही है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है। अगर हम बात करें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे जगहों की, तो यहाँ पे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे यहाँ की महिला ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका को निभा रही है, उसमें अपना योगदान दे रही है। भारत में अभी भी यह उतना संतोषजनक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में महिलाओं की भूमिका अभी उतना बेहतर नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। हमारा जो समाज अभी भी पिता को प्रधान मान के चलता है, पुरुष प्रधान समाज है। औरतों के साथ यहाँ पे कई तरह के भेदभाव आज भी किए जाते हैं और इन सब को हम लोग यहाँ पे कुछ तथ्य हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसके माध्यम से समझेंगे कि कैसे अभी भी हमारे समाज में महिलाओं का स्थिति उतना बेहतर नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए, कैसे अभी भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि महिलाओं का साक्षरता की दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुष में 76% है। तो पहला हम लोग अगर यहाँ शिक्षा से ही देखें तो यहाँ पे हम लोग को अंतर देखने को मिल रहा है कि महिला 54% है तो पुरुष 76%। यानी कि शिक्षा के मामले में भी महिला जो है अभी वो पुरुष के बराबरी में नहीं आ पाई है। स्कूली शिक्षा में कई जगह लड़कियाँ अव्वल रही हैं, फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। जब स्कूली शिक्षा की बात होती है तो उसमें जो लड़कियां हैं वो टॉप पे आती हैं, सबसे आगे रहती हैं, अव्वल रहती हैं। लेकिन जब हम लोग उच्च शिक्षा की बात करते हैं, आगे की पढ़ाई की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे लड़कियों की संख्या कम होने लगती है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें ग्रेजुएशन की, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई की बात करें, तो इस लेवल तक जाते जाते यहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या कम होने लगती है। यानी कि उनको आगे की पढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाता है, जबकि स्कूली शिक्षा में यही लड़कियां टॉप पे रह रही हैं, सबसे आगे रह रही हैं, फिर भी इनको और आगे बढ़ने का मौका यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ के लिए माता पिता के नज़रिए में भी फ़र्क है। इसमें एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पे उस लड़की के माता पिता भी होते हैं, जो इनकी मानसिकता होती है कि बेटा को पढ़ाने में जितना खर्च हो वो करे, उसको उच्च से उच्च शिक्षा दिलवाएं और बच्चियों को वहाँ पे उच्च शिक्षा देने में यहाँ पे सीमित कर दिया जाता है। उनको उच्च शिक्षा देने में परिवार के द्वारा ही, माता पिता के द्वारा ही एक तरह से रोक लगा दिया जाता है कि वे और ऊंची शिक्षा को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बाधा उनके घर के माता पिता ही होते हैं। जबकि लड़कों के मामले में माता पिता जितना पैसा खर्च हो करने के लिए तैयार होते हैं और उनको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ जो असमानता है पुरुष और महिला के बीच वो देखने को मिलता है। जो यहाँ पे भेदभाव हो रहा है वो एक लिंग के आधार पे किया जा रहा है कि लड़का उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, लड़कियों को उतना भी अधिकार नहीं मिला है। तो ये एक देख रहे हैं हम लोग। दूसरा है
कि शिक्षा में लड़कियों के पिछड़ेपन के कारण भी अभी भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। शिक्षा की जो स्तर है वो कम होने के कारण वो हाई लेवल की जो एजुकेशन है वो नहीं ले पा रहे हैं। इस कारण से जो ऊंचे पद हैं और जो ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां हैं उसमें महिलाओं की संख्या अभी भी कम पाया जाता है, उनका योगदान अभी कम है, क्योंकि उस लेवल का वो एजुकेशन ही नहीं ले पाई, इस वजह से उनको उस लेवल का नौकरी भी नहीं मिला। तो ये भी एक अंतर देखने को मिल जाता है। तीसरा है कि एक सर्वेक्षण में के अनुसार एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है। एक सर्वेक्षण किया गया तो उसमें आंकड़ा जो तैयार किया गया उससे पता चला कि एक औरत जो है वो एक दिन में कम से कम वो 7 घंटे काम करती है, जबकि एक पुरुष एक दिन में मात्र 6 घंटे ही काम करता है। यानी कि एक पुरुष से 1 घंटा अधिक एक महिला काम करती है एक दिन में। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। तो यहाँ पे महिलाएं जो है वो काम ज़्यादा कर रही है पुरुष की तुलना में, लेकिन महिलाओं को काम को उतना महत्व नहीं दिया जाता है और पुरुष के काम कम है महिला के तुलना में, फिर भी उसके काम को महत्व दिया जाता है, क्योंकि पुरुष के काम से आमदनी होती है और महिला जो काम करती है उससे किसी तरह की आमदनी नहीं होती है, इसलिए उनके काम को कमतर में आंका जाता है। हालांकि औरतें भी ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिनके प्रत्यक्ष रूप में आमदनी होती है, लेकिन इनका ज़्यादातर काम घर के 4 दीवारी के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे महिलाएं कुछ ऐसे भी काम करती है जिनमें उनको आमदनी होता है, लेकिन औसतन में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो अभी भी अपने घर के काम काज में ही रहती है, वो 4 दीवारी के अंदर ही काम करती है। इसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता है, इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता है और घर के जो काम महिलाओं द्वारा किया जाता है उसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पे वेतन नहीं मिलता है, कोई तनख्वाह नहीं मिलता है, किसी प्रकार का यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाता है और इसीलिए इनके काम को भी महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि ये काम पुरुषों की तुलना में ज़्यादा करती है। वहीं अगर एक पुरुष की बात करें तो वो काम कम समय तक करता है, लेकिन उसके काम का मूल्य है, उसे आमदनी होती है, उसे तनख्वाह मिलता है, इसलिए उसके काम को बेहतर माना जाता है, उसका महत्व ज़्यादा होता है। चौथा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह का काला पक्ष बड़ा दुखदाई है। ये जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है ये आज भी हमारे समाज में उपलब्ध है और ये बहुत ही दुखदाई है। जब भारत के अनेक हिस्से में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही हत्या कर देने की प्रवृत्ति इस मानसिकता का परिणाम है। तो आज भी हमारे समाज में देखते हैं कि जो लोग हैं उनका पहला चाह जो होता है वो एक बेटा होता है, उनके घर में पहले जो जन्म हो एक लड़के का हो। लड़कियों को जन्म को लेकर के आज भी लोगों की सोच छोटी रह गई है, उनकी सोच नहीं बदली है। लड़की को जन्म लेने से पहले आज भी हत्या कर दी जाती है, उनको जन्म भी नहीं लेने दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार लिंग के आधार पर हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है, किस तरह से महिलाओं के साथ यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। अब यहाँ पे है महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व। हम लोग देखेंगे कि महिलाओं का राजनीति में कितना योगदान है, वो कितना यहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है। तो अभी हम लोग जितने भी पॉइंट को पढ़े, जो अभी 3-4 पॉइंट पढ़े, उन सभी पॉइंट के अगर हम ध्यान में रखें तो इसके प्रति जो औरतों के प्रति समाज में जो घटिया नज़रिया है, इसके कारण ही महिलाओं का यहाँ पे आंदोलन शुरू होने लगा है और आंदोलन की शुरुआत होने लगी है। महिला आंदोलन के मुख्य मांगों में सत्ता की भागीदारी की मांग सर्वोपरि है। तो ये जो जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको जन्म लेने से पहले ही उनकी हत्या कर दी जा रही है, इन सभी के कारण ही महिलाएं आज आंदोलन करने के लिए विवश हो गई है और आज महिलाएं आंदोलन कर रही है, अपनी मांग को सरकार के सामने रख रही है और उनकी मांग में सबसे बड़ी जो मांग है वो ये है कि उनको सत्ता में भागीदारी बनाया जाए, यानी कि वो भी राजनीति में भाग लें और वहाँ पे अपने लिए कुछ नियम कानून बनाएं, अपने आप को सुरक्षित करें। तो यहाँ पे महिलाओं को जो आंदोलन चल रहा है उसमें इनके मांगों में सबसे बड़ी मांग है सत्ता में भागीदारी। औरतों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक ये जितने भी समस्याएं उनसे उनका निपटारा नहीं हो सकता है। अगर जब तक महिलाएं सत्ता में नहीं जाएंगी तब तक जो भी उनके साथ समाज में जो भेदभाव किया जा रहा है उससे उनको छुटकारा नहीं मिल सकता है। यदि उनको इससे छुटकारा चाहिए तो इसके लिए उनको सत्ता में भागीदार
बनना ही पड़ेगा और इसीलिए महिलाएं यहाँ पे सत्ता में भागीदारी की मांग कर रही हैं। फलतः राजनीति गलियारों में भी इस बात का बहस छिड़ गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका यह होगा कि चुने गए प्रतिनिधियों में की हिस्सेदारी को बढ़ाई जाए। तो जो राजनीतिक लोग हैं उनका भी ये मानना है कि अगर महिलाओं की स्थिति में सुधार करनी है, उनको पुरुष के बराबर लेवल पे लाना है, उनके बराबरी में लाना है, तो उनको सत्ता में साझेदार बनाना होगा, उनको सत्ता में हकदार बनाना होगा, उनको उनकी हिस्सेदारी देनी होगी, तभी इस चीज़ में सुधार हो सकता है और इसके लिए काम भी किया जा रहा है। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है। ये जो आंकड़ा दिया गया है 59 वो दिया गया 2009 का। 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में पहली बार महिलाओं ने यहाँ पे 50 की आंकड़ा पार की थी और लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 हो गई थी। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनकी जो परसेंटेज है वो मात्र 11% के ही आसपास रह गई। हमारे लोकसभा का टोटल जो सीट है 543 है और 543 में मात्र 59 ही महिलाएं हैं जो लोकसभा में चुन के गई। तो ये कहीं से भी अभी उतना सुधार नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। यहाँ पे उनकी जो भागीदारी है मात्र 11% पे ही रह गई, इसके नीचे ही रह गई। विकसित देशों में भी विधायिका महिला प्रतिनिधियों की संख्या संतोषजनक नहीं है। हमारे देश में तो है ही, अगर दुनिया के विकसित देशों की भी बात करें तो वहाँ भी महिलाओं का जो भागीदारी है राजनीति में वो संतोषजनक नहीं है। ब्रिटेन में बताया गया है कि वहाँ पे इसी समय के दौरान का दिया गया है कि ब्रिटेन में मात्र 19.3% महिलाओं का भागीदारी है वहाँ की राजनीति में। तो ये भी कहीं से बराबर नहीं है। बराबर मतलब कम से कम बराबरी में तो ऐसे 50% आ जाएगा, तो कम से कम तो 45-50 के बीच होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो राजनीति में बराबरी की है। लेकिन यहाँ पे हमारे देश में 11%, ब्रिटेन में 19.3%, ये कहीं से भी बराबरी को दर्शाता नहीं है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में वो है मात्र 16.3%। इसी तरह से इटली में बात किया जाए तो वहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में वो है 16.1% और आयरलैंड में इनकी भागीदारी है 16.2%। फ्रांस जैसे विकसित देश में महिला प्रतिनिधियों का जो प्रतिशत है भागीदारी में वो है 13%। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि दुनिया के जितने भी विकसित देश है वहाँ पे भी कोई भी देश का जो राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो 20 का आंकड़ा अभी पार नहीं कर पाया है। सभी लोग 20% के नीचे ही हैं, यानी कि अभी भी इन लोगों को पीछे ही रखा गया है, ये बराबरी में राजनीति में नहीं आई है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 2009 में भारत में 11% था, ब्रिटेन में 19.3%, अमेरिका में 16.3%, इटली में 16.1%, आयरलैंड में 16.2% और फ्रांस में 13.9% ही रह गया है, यानी कि सभी 20% के नीचे ही हैं। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि अभी भी महिलाओं को राजनीति में उतना हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है जितना कि उनको मिलना चाहिए। अगर बात करें हम लोग अपने ये चुनाव 2024 की जो अभी हुआ है, तो 2024 के चुनाव में भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो 74 हुई है, 59 से बढ़ के अब ये 74 हो गई है। पिछले चुनाव में ये 78 था, इस बार घटा है, बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें महिला प्रतिनिधियों का चुनाव भारत में लोकसभा में 78 था, अभी ये घट करके 74 पे आ गया है। और प्रतिशत की बात करें तो ये मात्र 13.62% ही है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि राजनीति में अभी महिलाएं कितना पीछे हैं, अभी सत्ता में उनको कितना ज़्यादा भागीदारी की आवश्यकता है, अभी वो कितना पीछे रह रही हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र के लिए शुभ है। अगर लोकतंत्र में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाएं आएंगी राजनीति में तो महिलाओं के मुद्दा को उठाएंगी, उनके जो भी आवश्यकता है उनके लिए वो काम करेगी, क्योंकि एक महिला की आवश्यकता को एक महिला ही बेहतर से समझ सकती है। उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव के दर्द को एक महिला ही बेहतर से समझ सकती है। तो अगर उनको
राजनीति में बराबर का हक दिया जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो ये महिलाएं सरकार में प्रतिनिधित्व करके महिलाओं के लिए बेहतर योजनाएं बना सकती है और इससे समाज में समानता आएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए शुभ माना जाता है। तो यदि सरकार में, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है तो वो लोकतंत्र के लिए शुभ माना जाता है, यह लोकतंत्र के लिए शुभ है। यहाँ पे एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है विक्टर युगो। उन्होंने महिलाओं के बारे में एक बात लिखी है जो कि उनके सहन शक्ति को, उनके महत्व को यहाँ पे इस लाइन के द्वारा वो दर्शा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि पुरुषों के पास दृष्टि होती है, यानी कि पुरुषों के पास तो सिर्फ आँखें होती है, और स्त्रियों के पास अंतर्दृष्टि होती है, यानी कि वो अंतर्दृष्टि से भी देख सकती है। इसलिए वे चीज़ों को अपेक्षा के अधिक दूर तक देख सकती हैं। विक्टर युगो का मानना था कि महिलाएं जो हैं वो चीज़ भी देख सकती हैं जो कि एक पुरुष नहीं देख सकता है। इनके पास एक अंतर्दृष्टि है, ये हमसे भी ज़्यादा आगे तक सोच सकती है, हमसे भी आगे ये देख सकती है अपने अंतर्दृष्टि से, अपने सहन शक्ति से। तो ये महिला के बारे में एक विक्टर युगो के द्वारा बताया गया है। तो हमारे इस चैप्टर में इतना ही था। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके आगे अब जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग बनाएंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।